हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक लेंस। जैसा कि परावर्तन जो हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स के बारे में, तो परावर्तन मूल रूप से देखा जाए तो कौन से प्रकाशीय यंत्र के लिए बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, जो प्रकाशीय यंत्र जिस परावर्तन के सिद्धांत पर बना है वो है दर्पण। अब प्रकाशिकी चैप्टर में ऑप्टिक्स में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिसको हमें समझने की आवश्यकता थी और हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा है, वो था अपवर्तन। तो अपवर्तन में हमने अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। तो इसी अपवर्तन का जो प्रभाव है और उसका हम या हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम इस अपवर्तन के नियम का और अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग कैसे करते हैं, तो उसका उपयोग जो होता है वो एक विशेष प्रकार के यंत्र में होता है और इस प्रकाशीय यंत्र का नाम है लेंस। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। यदि इसकी बात करोगे तो ये एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है और ये प्रकाशीय यंत्र किस पर काम करता है? अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर इसका वर्क चलता है। रिफ्रैक्शन का नियम क्या कहता है? रिफ्रैक्शन का नियम सिर्फ और सिर्फ ये कहता है, यदि आप ऐसे इसको देखोगे तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? दिशा में परिवर्तन। और दिशा में परिवर्तन कब हो रहा है? जब माध्यम में परिवर्तन हुआ, माध्यम में परिवर्तन होता है। तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है किस स्थिति में? जब माध्यम में परिवर्तन कर रहे हैं हम, और माध्यम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दिशा में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है? इसके 2 चीज है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है, अर्थात विरल से सघन की ओर जाता है, तो ये हमेशा टुवर्ड नॉर्मल झुक जाता है। ठीक है, अर्थात नॉर्मल की तरफ चला जाता है, टुवर्ड नॉर्मल। टुवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि अभिलंब की ओर झुक जाना। जबकि यही चीज जब बेंच टू रेयर के लिए होगा तो ये कैसे चला जाएगा हम लोगों का? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अर्थात अभिलंब से दूर चला जाएगा। कब? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी। तो ऐसे हम ये देख रहे थे कि लेंस के बारे में एक छोटा सा कंटेंट हमने देखा कि लेंस एक प्रकाशीय यंत्र है जो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि दिशा में परिवर्तन होगा प्रकाश की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। और किस प्रकार से परिवर्तन होता है? प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यही नियम था। इनके आधार पर लेंस को 2 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। मगर लेंस बना कैसे और किस प्रकार से इसके 2 रूप हुए, किस प्रकार से 2 इसके प्रकार किए गए? तो जैसे देखिए, ये एक हमारे पास हमने क्या ले लिया? कांच का एक गोला ले लिया। ये कांच का गोला है, ये अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से भी ये ठोस है, भरा हुआ है। अब इस गोले को क्या करेंगे हम? एक इस तरफ से काट के बाहर निकाल दिया गया, एक इस सेक्शन से काट के बाहर निकाल दिया गया, और एक ये बीच का सेक्शन बच गया। तो ऐसे करके देखोगे तो हमारे पास 3 टुकड़े मिलते हैं। 3 टुकड़े कौन कौन से मिल रहे हैं? एक ये टुकड़ा मिल गया, ये जो पहला नंबर का जो टुकड़ा था ये पहला नंबर का टुकड़ा मिला। ये जो दूसरा नंबर का बीच का टुकड़ा है वो किस रूप में मिल रहा है हम लोगों को? ये लगभग इस रूप में ये बीच का दूसरा नंबर का टुकड़ा मिला, और तीसरा फिर से इस प्रकार से मिल रहा है। देखिए, यदि इन दोनों को आपस में आप जोड़ोगे तो आपको बिल्कुल इस प्रकार का क्या मिलेगा? संरचना मिल जाएगा। वो तीसरा है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ठीक है, इन दोनों टुकड़े की आकृति और प्रकृति एक जैसे है, मगर दूसरा जो है वो अलग तरीके का है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमने इसको जब क्या किया? कट किया। तो कट किए तो 2 मूल या 2 विभिन्न प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। और 2 विभिन्न प्रकार की आकृति कौन कौन सी प्राप्त हुई? पहले आकृति जो प्राप्त हो रही है वो है जिसमें दोनों तल, अर्थात ये एक तल हुआ और ये दूसरा तल है, दोनों तल ऊपर की ओर ऐसे उठे हुए हैं। ठीक है, इस आकृति की बात करोगे यहाँ भी दोनों तल इस प्रकार से ऊपर उठे हुए हैं, मगर ये बीच की बात करेंगे तो इसमें दोनों तल अंदर की ओर क्या है? दबे हुए हैं।
तो इस प्रकार से लेंस के जब क्लासिफिकेशन करते हैं, लेंस का जब हम लेंस को जब प्रकार में विभक्त करते हैं कि कितने प्रकार के लेंस होंगे करके, तो लेंस के हमें मूल रूप से 2 प्रकार मिलते हैं। और इन दोनों प्रकार में क्या क्या है? पहला जो प्रकार होता है, ठीक है, पहला प्रकार है वो है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा जो प्रकार है वो है कॉनकेव लेंस। ऐसे इस प्रकार से ये 2 हमने क्लासिफिकेशन किया। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जिसके दोनों तल ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं, या दोनों में से कम कोई एक तल जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेव क्या होता है? जिसके दोनों तल अर्थात दोनों सरफेस या कोई एक सतह कम से कम प्लेन एरिया से अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर वो दबा हुआ हो, तो ऐसे सरफेस को हम कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव मतलब क्या हो गया? अवतल, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया? उत्तल। तो ये देखिए, ये उत्तल लेंस है और ये हमारे पास क्या हो गया? अवतल लेंस हुआ। अब कॉन्वेक्स के भी फिर 3 प्रकार होते हैं और कॉनकेव के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इनके तीनों प्रकार के अलग अलग जो चीज है, पहला इसका जो है देखो प्लेनो कॉन्वेक्सो। प्लेनो कॉन्वेक्सो का मतलब क्या होता है? समतल उत्तल, ठीक है। हिंदी में इसका नाम देखेंगे तो समतल उत्तल। इसका तात्पर्य यह है कि ये इस प्रकार से, जैसे कोई लेंस है, ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल ये जो बीच से आपने इसको क्या कर दिया? कट करके एक सतह को क्या कर दिया? हमने हटा दिया। और एक सतह को हटाए तो ये जो एक सतह है, एक सतह हमें कैसा मिल रहा है? समतल, और एक सतह जो है वो कैसे मिल रहा है? उत्तल। तो इस प्रकार के चीज को, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्सो कहते हैं, कि एक सतह इसका प्लेन है और एक सतह इसका कॉन्वेक्स है, ठीक है। एक सतह समतल है, एक सतह उत्तल है। तो समतल उत्तल जो लेंस है ये पहले प्रकार का हुआ। दूसरे प्रकार का जो रहता है वो रहता है हम लोगों का कॉनकेवो कॉन्वेक्सो। मतलब एक तरफ कॉन्वेक्स सतह है और दूसरी तरफ इस तरीके से अंदर की ओर धंसा हुआ। देखो, ये ऊपर उठा हुआ सतह कॉन्वेक्स हो गया और ये अंदर धंसा हुआ जो सतह वो क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। और तीसरा जो है हम लोगों का, तीसरा वो है डबल कॉन्वेक्सो। ये इस प्रकार से देखिए, ये सतह भी कॉन्वेक्स है और ये सतह भी कॉन्वेक्स है। तो दोनों सतह जब कॉन्वेक्स है तो इस प्रकार के लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? डबल कॉन्वेक्सो कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के क्या है? हमारे पास 3 प्रकार हुए। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस के या अवतल दर्पण के भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्सो जैसे था तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये पहला प्लेनो कॉनकेवो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ प्लेन सरफेस है और एक तरफ ऐसे अंदर धंसा हुआ सतह है। ये देखिए, ये प्लेन है और ये एक तरफ अंदर धंसा हुआ है। ये पहला हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है, प्लेनो कॉनकेवो के बाद जैसे इसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्सो था, बिल्कुल यहाँ भी इसमें है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेवो। कॉन्वेक्सो कॉनकेवो मतलब क्या रहता है? एक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ और एक सतह अंदर की ओर दबा हुआ। देखिए, ये ऊपर की ओर उठा हुआ कॉन्वेक्स हो गया, ये अंदर की ओर दबा हुआ क्या हो गया? कॉनकेव हुआ। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है, डबल कॉनकेवो। डबल कॉनकेवो कैसा रहता है? बिल्कुल इस प्रकार से, ये सतह भी कॉनकेव है और ये सतह भी कॉनकेव है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस के 2 प्रकार थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के 3 प्रकार हैं, जिसमें एक तरफ समतल होगा, एक तरफ अवतल होगा और जिसमें दोनों तरफ क्या होंगे? उत्तल होंगे। इसी प्रकार से कॉनकेव के भी क्या है हमारे पास में? 3 प्रकार हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इसको 3 भाग में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब डिवाइड करने के पश्चात पहला लेंस जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यदि पढ़ रहे हो तो याद करो, कॉनकेव मिरर आपने जो पढ़ा था, मतलब जैसी जैसी प्रकृति कॉनकेव मिरर की थी
सेम वैसा ही प्रकृति कॉन्वेक्स लेंस का है, मतलब प्रॉपर्टी सेम है। परावर्तन पर कॉन्केव मिरर जो काम करता है, अपवर्तन पर कॉन्वेक्स लेंस वही काम करता है। तो ये दो को यदि आप अच्छे से समझ गए, या इन दोनों में से कोई एक को आप अच्छे से लर्न करो, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न होता है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमें क्या चीज को देखना है? सबसे पहला चीज है इसकी आकृति देखें हम। उत्तल दर्पण कैसा है, इसकी आकृति के साथ साथ अब इसके पूरे एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसमें प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात किस प्रकार से परावर्तित होकर जाती है, इनको हमें देखना है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे हमने क्या किया, ये देखिए, ये एक हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में ये एक सतह है और ये दूसरी सतह है। तो दोनों सतह का अपना मध्य बिंदु होगा। इस सतह का मध्य बिंदु ये हुआ और इस सतह का मध्य बिंदु ये हुआ। भाई जैसे दर्पण की आप बात करते थे, दर्पण का ये एक सतह है, ये इस प्रकार से, तो इस सतह का ये मध्य बिंदु था, इस मध्य बिंदु को हम पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तो दो सतह है, ये पहला सतह हो गया, ये दूसरा सतह है, टू सरफेसेस आर देयर। और इन दोनों सतह में जो मध्य बिंदु मौजूद है, इस मध्य बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु अपने को जो मिल रहा है, ये इस सतह के लिए पहला ध्रुव है, इसके लिए दूसरा ध्रुव हो गया। तो जैसे कि इस दर्पण हेतु मध्य बिंदु एक को लिया, क्योंकि मध्य बिंदु हमेशा एक होगा, तो यहां भी तो मध्य बिंदु एक को लेना पड़ेगा। तो ऐसा मध्य बिंदु कौन सा लेंगे हम कि इसके ऊपर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये इस तरीके से, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों मध्य बिंदु को, वो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लेंस का मध्य बिंदु मानते हैं। और इस मध्य बिंदु का नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ये इस प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर बोलो या प्रकाशीय केंद्र हमने बोला, ये इस प्रकार का होगा। ये पहला चीज। अब इसमें दूसरा क्या चीज अपने को देखना है कि देखिए, ये जो दर्पण है, ये जो लेंस है, इस लेंस का ये सतह अपने आप में एक इस प्रकार से वृहद गोले का हिस्सा है, और लेंस का ये जो सतह है, ये सतह भी अपने आप में वृहद गोले का हिस्सा है। ठीक है, ये इस बड़े गोले का हिस्सा है इस सतह, और इस बड़े गोले का हिस्सा हुआ ये सतह। अर्थात ये जो दोनों जो सतह है, ये दो अलग अलग गोले के छोटे छोटे हिस्से हम मान रहे हैं। तो यदि इस गोले को हमने निर्मित किया तो इसका अपना एक केंद्र होगा, और इस गोले को बनाया तो इसका अपना एक केंद्र होगा। तो इन दोनों केंद्र को इस प्रकार से, ये जो दो केंद्र हैं, ठीक है, इन दोनों केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, इस मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये रेखा हमेशा कहां से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। तो यह रेखा ही मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। तो मुख्य अक्ष क्या हुआ, ये पहला सेंटर C1 और ये दूसरा सेंटर C2, इन दोनों को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज को देख लिया कि भाई लेंस के सतह है, प्रकाशीय केंद्र देखा, दो वक्रता केंद्र होते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां तक के कंटेंट को हमने देखा। अब इस पर यह देखेंगे कि वस्तु को हम कहां रखेंगे, तो इसमें से अपवर्तन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस किस प्रकार से होता है, हमें यह देखना है। तो लेंस से रिफ्रैक्शन देखने के लिए
अब इस डायग्राम को रफ करके एक नए डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सी ये हमारे पास एक लेंस हुआ, इस लेंस में ये हमने क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष। ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष को हमने दर्शा दिया है। ये बिंदु O है अर्थात प्रकाशीय केंद्र है। अब देखिए जितना ये लेंस है, इस लेंस में जितने एरिया से लाइट आता है एंटर कर सकता है वो एपर्चर कहलाएगा, दृश्य क्षेत्र कहलाएगा। तो जिस एरिया से लाइट एंटर कर सकता है अर्थात ये जो रेंज है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इससे लाइट एंटर करेगा तो ये पॉइंट हम लोगों का एपर्चर कहलाता है या दृश्य क्षेत्र कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब इसमें हमने वस्तु को किसी एक स्थान पर रखा, मान लेते हैं कि हमने वस्तु को ऐसे लेफ्ट साइड पर रखा, ये ऐसे किसी भी एक बिंदु पर मैंने क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। ऑब्जेक्ट को रखने के पश्चात वस्तु से जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेंगी, इसका ये प्रकाशीय केंद्र है और इस सतह का ये दूसरा ये प्रकाशीय केंद्र है, इस प्रकार। अब देखो कि इसमें से आपतित प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। बहुत सारी किरणें निकल सकती हैं, हमें किसी एक किरण को लेना है अपवर्तन की प्रकृति को समझने के लिए कि अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो अपवर्तन की प्रकृति को समझने के लिए हमने क्या देखा कि वस्तु को हम एक स्थान पर रखें, अब ये कहीं भी हो सकता है, यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई और लेंस में प्रवेश करने की कोशिश की। लेंस में प्रवेश करने हैं तो इसको क्या होगा, ये पहले वायु है, ये एयर मीडियम है और ये हम लोगों का ग्लास मीडियम है। लेंस मान लो कांच से बना हुआ है तो ये ग्लास मीडियम है, अर्थात प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो लाइट रे जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर किया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाए। अब वक्र सतह है तो वक्र सतह पर अभिलंब खींचने हेतु पहले वहां एक समतल खींचना पड़ेगा, एक टेंजेंट अपने को इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये जो सतह है, इस सतह में इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो हमने यहाँ पर क्या खींचा, एक समतल खींच दिया। अब इस समतल पर हम क्या कर रहे हैं, एक अभिलंब खींचेंगे। तो देखिए ये वक्र सतह इस प्रकार से जा रहा है, अर्थात इस वक्र सतह के लिए ये केंद्र होगा। तो हम जानते हैं, इस चीज को दर्पण में भी देख चुके हैं कि वक्र सतह पर जो अभिलंब खींचेंगे वो केंद्र से होकर जाता है। तो जिस वक्र के लिए खींच रहे हो उसी के केंद्र से होकर जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये जो केंद्र है इसी केंद्र से ही होकर क्या है, अभिलंब जा रहा है। तो ये देखिए ये अभिलंब है, ठीक है। अब ये प्रकाश की जो किरण है, ये किरण यदि ये ग्लास नहीं होता तो ये बिल्कुल कैसे चलता, सीधे सीधे जाता, मुख्य अक्ष के समानांतर ही बिल्कुल सीधे सीधे जाता। कब, यदि ये ग्लास का टुकड़ा नहीं होता तो, ये लेंस नहीं होता तो। मगर चूंकि ये ग्लास का टुकड़ा है, इसी कारण अब अपवर्तन होगा इसमें कि प्रकाश की किरण जब वायु अर्थात विरल माध्यम से लेंस अर्थात ग्लास अर्थात सघन माध्यम में प्रविष्ट करे, एंट्री करे, तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण कैसे झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ये देखिए जाना था उसको इस दिशा में और झुक गया वो अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुका, उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। अब ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से ग्लास में एंटर कर लिया, अब ग्लास से चलते 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 इस बिंदु तक पहुंचा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट अपने को मिल रहा है, इस पॉइंट में इस बिंदु से आगे फिर से माध्यम में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव आया माध्यम में
कि वो जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, यहां से वो ग्लास से फिर किस में बदलाव कर रहा है, एयर पे। पुनः वही नियम करना पड़ेगा कि एक समतल रेखा यहां खींचनी पड़ेगी अपने हमें। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक समतल रेखा खींच दिया। अब इस समतल पर क्या करना पड़ेगा, ये जो समतल हमने खींचा है अभिलंब खींचना पड़ेगा। मगर अब अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, इस वक्र के लिए खींच रहे हैं हम अभिलंब। तो जब इस वक्र के लिए अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब इसके केंद्र से होकर जाएगी। तो अब इसके केंद्र से होकर जाती हुई एक अभिलंब हमने क्या कर दिया, इस तरीके से खींच दिया। अब ये जो अभिलंब हमने खींचा ये इस बिंदु के लिए, पहला हमारे पास ये बिंदु था, देखते जाएंगे। जो सॉलिड लाइन बस दिख रहा है वही प्रकाश की रेखा है ओरिजिनल। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो होगा क्या, यदि ये कंटिन्यू ग्लास रहता तो ये प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल ऐसे सीधे, मगर ये सघन से विरल जा रहा है तो अभिलंब के दूर जाएगी। इसके लिए अभिलंब ये वाली रेखा है, इस अभिलंब से दूर चले जाएगी। दूर जाकर क्या करेगी, वो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट देगी इस प्रकार से। तो ये जो बहुत सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं, हर रेखा का अपना अलग अलग महत्व है। ये दो रेखाएं दिख रही हो, टेंजेंट लाइन है, ये रेखा और ये रेखा आप देख रहे हो लाल रंग का, ये दो अभिलंब है। ये जो ब्लू कलर के जो सॉलिड लाइन दिख रहे हैं प्रकाश की वास्तविक दिशा है जिसमें वो जा रहे हैं। और ये डैश डैश जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये यदि ये स्थिति नहीं होती तो प्रकाश किधर जाता उसके कंडीशन को बता रहे हैं। तो ऐसे करके यदि हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर कट कर रही है। और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट किया वही बिंदु हमारा किस नाम से जाना जाता है, फोकस के नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल हमने यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज को देखा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है, अभिसारी कर देता है, अर्थात मुख्य अक्ष से मिलाने का कार्य करता है। अब ये मुख्य अक्ष से मिल गया और जिस बिंदु पर वो मुख्य अक्ष को काटते हुए जा रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, हम इसे फोकस के नाम से जानते हैं। तो ये फोकस हुआ। और ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या चीज है, इसमें प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो इनमें दो प्रकार के फोकस की बात करेंगे, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस जो है उसको समझने के लिए हम इससे अपवर्तन के जो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लेंस प्रकाश की किरण कहां से आएगी तो किस प्रकार से उसको रिफ्लेक्ट करके भेजेगी, उसके सिद्धांत को जब देखेंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक फोकस के बारे में हम स्टडी कर लेंगे। तो ये इस प्रकार का ये पूरा का पूरा जो आकृति है ये किसको बता रहा है हम लोगों का, ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट के रिफ्रैक्शन को बताया। अब इसमें देखो कि ये प्रकाश की किरण यदि यहां से आ रही है तो इस तरफ फोकस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यदि सिमिलरली ऑब्जेक्ट को इधर रखें हम तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो बिल्कुल इस तरीके से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष को कट करके जाएगी। यहां भी हमें क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। अर्थात ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तरफ फोकस मिल सकता है। कारण ये है, ये लेंस है जो प्रकाश को अपने आप से पार करने दे देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, राइट साइड में भी रख सकते हैं, मगर एट ए टाइम केवल एक ही साइड में रखेंगे, अलग अलग साइड पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ दो फोकस मिल रहे हैं, इन्हीं में से एक फोकस प्राइमरी फोकस कहलाता है, एक सेकेंडरी कहलाता है, जिनमें ये जो फोकस है ये प्राइमरी फोकस हुआ और ये जो फोकस है ये हम लोगों का सेकेंडरी फोकस है। मगर इसको प्राइमरी और सेकेंडरी हम उसको दर्जा देने का एक और तरीका है और उसको हम जस्ट अभी अब स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना। जैसे देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस था,
ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। मान लेते हैं ये फोकस है, ये भी फोकस है। अब दो फोकस को सेम ना दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि इसको फोकस दर्शा रहा हूं, अब सेंटर के नाम से O को यहाँ रख लिए हैं, तो क्या होता है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता है। तो इसलिए इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया जाता है, 2f का नाम दिया जाता है। हालांकि यह है सेंटर, इस वक्र का केंद्र है, मगर अब दो केंद्र को दो अलग अलग नाम देने से अच्छा है कि उसको 2f नाम दे दो। तो इससे हमको फार्मूला भी क्लियर रहेगा कि ये जो त्रिज्या है वो फोकस का क्या है, जस्ट डबल होगा। और इधर भी ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु को हमने 2f ले लिया। अब ये ध्यान देना है कि ये f है और 2f है, तो इसको f' और 2f' ले लेते हैं। रीजन ये है नेमिंग में गलती ना हो, इसी नाम से हम संकेत चिन्ह को अलग अलग अक्षर से क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। नेमिंग में गलती ना हो करके संकेत चिन्ह को अलग अलग नाम से अलग अलग अक्षरों से हम क्या कर रहे हैं, निरूपित किए। अब इस पर देखें प्रकाश का अपवर्तन का नियम। अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम में पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, आपतित हो, तो अपवर्तन पश्चात फोकस से होकर जाएगी। यह पहला नियम कहलाया। दूसरा नियम क्या कहता है, मतलब पहला नियम है आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तित किरण फोकस से होकर जाएगा। यह पहला चीज हो गया। आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो परावर्तित किरण फोकस से होकर जाएगा, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि यदि आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आए तो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। और तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि आपतित किरण फोकस से होकर आए तो अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ये तीन इसके नियम हैं। यही तीन नियम अपने को ध्यान देना था कि आपतित किरण की दिशा क्या होगी तो उसके फलस्वरूप परावर्तित किरण की दिशा क्या होनी चाहिए। पहला नियम ये कहा, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित किरण फोकस से होकर जाएगा, ये पहला नियम कहलाया। यदि आपतित किरण ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशीय केंद्र से होकर आ रहा है तो जितना कोण बनाते आएगा, यहाँ जितना कोण बनाते आएगा उतना ही कोण यहाँ से बनाते हुए वो बाहर निकल जाएगा। और तीसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण फोकस से होकर आएगा तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। इसी के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक फोकस को बताया गया है। प्राथमिक फोकस की अवधारणा ऐसे ली गई है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तो इसका तात्पर्य तो यह भी हो सकता है कि इस फोकस पर कोई प्रकाश का स्रोत रखे हो। तो फोकस पर यदि प्रकाश का स्रोत रखेंगे तो फोकस से निकलने वाला जो भी प्रकाश के किरण है, जैसे भी प्रकाश का किरण यहाँ से निकलेगा सब के सब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे। देखिए, यदि फोकस पर हमने कोई प्रकाश स्रोत को रख दिया तो यहाँ से निकलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं ये सब के सब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे। तो ऐसे बिंदु को हम प्राथमिक फोकस कहते हैं। तो प्राथमिक फोकस का परिभाषा क्या हुआ, प्राथमिक फोकस किसी लेंस में वस्तु की दिशा की ओर का कोई वह बिंदु होता है जिस पर जब कोई प्रकाश के स्रोत को रखें तो उससे निकलने वाला प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाए। तो इस बिंदु को प्राथमिक फोकस कहते हैं। जैसे टॉर्च में इसका उपयोग होता है। टॉर्च में क्या किया जाता है, टॉर्च में हालांकि लेंस का उपयोग नहीं होता मगर टॉर्च पे लेंस भी यूज़ होता है आजकल। वैसे एलईडी वाले टॉर्च में लेंस का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि एलईडी बल्ब को इस लेंस के सामने फोकस पर रख देते हैं तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से परावर्तित होकर बिल्कुल क्या होता है, बहुत तेज रोशनी के साथ सीधा और एक ही दिशा में जाता है। तो
ये जो कंडीशन है ऐसा, ये कौन सा कंडीशन हुआ, इस पर जो बल्ब रखा गया है वो प्राथमिक फोकस पे रखा गया, ये पहला नियम है, तो ये प्राथमिक फोकस है। दूसरा इसका जो है द्वितीयक फोकस का तात्पर्य क्या है कि यदि यही प्रकाश की किरण इस ओर से, यदि यही सभी प्रकाश की किरण इस ओर से मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर आएंगे तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से क्रॉस होकर जाएंगे, जिस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस का नाम देंगे। अर्थात ये है दोनों बातें हैं, इधर किसी बिंदु पर हमने लाइट के सोर्स को रखा और वो बिंदु इस प्रकार से है कि यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाए तो ये बिंदु प्राथमिक फोकस कहलाएगा। और जबकि इधर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से निकलने वाले प्रकाश की किरण जो भी है वो इस प्रकार से हो कि यदि वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहे हैं तो अपवर्तन पश्चात एक बिंदु से होकर जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ये द्वितीयक फोकस कहलाएगा। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक फोकस के बारे में भी हुआ, और साथ ही साथ किस प्रकार से लेंस में प्रकाश की किरण आपतित होती है तो और अपवर्तन कैसे होगा उसके बारे में था ये। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसमें वस्तु की स्थिति क्या क्या होगी एवं प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो निर्माण किस तरीके से होगा, लेंस में कितने प्रकार की स्थिति होंगे, उन स्थिति के आधार पर कितने प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, जो भी लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया, F2F इस तरीके से। वस्तु कहाँ कहाँ पर हो सकता है, वस्तु की जो स्थिति है वस्तु की स्थिति मूल रूप से 6 हो सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रकाशी केंद्र वास्तविक बिंदु है, फोकस वास्तविक बिंदु है और 2F जो है ये भी वास्तविक बिंदु है। तो ये तीनों के तीनों जब वास्तविक बिंदु हैं तो तीन वास्तविक बिंदु में मैक्सिमम कितने टाइप्स के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, याद करो अवतल दर्पण जो पढ़े थे तो मैक्सिमम 6 प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं। पहला है कि वस्तु O और F के बीच में कहीं पर रहे, दूसरा है फोकस पर रहे, तीसरा है F और 2F के बीच में कहीं रहे, चौथा है 2F पर कहीं रहे, पांचवा है 2F के पीछे रहे और छठवां है अनंत पर रहे। ऐसे करके इनके क्या है 6 स्थितियां बन सकती हैं। इन्हीं 6 स्थिति के आधार पर हमें क्या करना होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जो विभिन्न जो स्थिति पर वस्तु को रखेंगे उनके कारण कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, हमें ये देखना है। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। 3 प्रकार के कंटेंट को देखेंगे और 3 जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 को मैं बता देता हूँ। बाकी जो 3 हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप घर में बैठ के इसको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। प्रत्येक वस्तु से प्रतिबिंब निर्माण हेतु या इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का हमें रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जो 2 लाइट रेज हैं वो कैसे कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं। पहला है वस्तु जब O व F के मध्य हो, ये O है, ये F हुआ, ये 2F हुआ। O और F के मध्य यदि हमने वस्तु को रखा, इधर भी F हुआ, यहाँ 2F हुआ, O और F के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे निर्मित होगा। वस्तु जब प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में हो, ये इसमें से 2 प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी। हमने टोटल कितने प्रकाश की किरण के लिए नियम पढ़ा, 3। पहला प्रकाश का किरण था जो मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश का किरण था कि वो प्रकाशी केंद्र से होकर आए तो प्रकाशी केंद्र से जितना कोण बनाते आ रहा है मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए वो बाहर निकल जाएगा। और तीसरा था यदि फोकस से होकर आए तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो यहाँ से पहला और दूसरा 2 नियम को बस हम ध्यान देंगे कि इनमें से पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो ये फोकस से होकर जाएगा,
और दूसरा प्रकाश का किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आएगा, तो जितना कोण बनाते हैं उतना ही कोण बनाते हुए चला जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, फैलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि हम इस ओर अपनी आंख को रखते हैं, आंख रखेंगे इस ओर, तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये दोनों प्रकाश की किरण इधर किसी बिंदु से निकल के आ रहे हैं, और जिस बिंदु से निकल के आ रहे हैं वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अर्थात वस्तु के पीछे ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। जिस ओर वस्तु रखा है उसके पीछे ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। भले ही प्रकाश की किरण लेंस को पार करके चली गई, मगर प्रतिबिंब का निर्माण उसके पीछे ही हो रहा है। तो ये बताइए कि क्या ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को रियल में काट रहे हैं? ये दोनों तो फैलते हुए आगे निकल जा रहे हैं, इनका उद्भव भी इसी जगह से हो रहा है। तो ये और ये जो प्रकाश की किरण है जो हमको प्रतीत हो रहे काटते, क्या ये वास्तव की किरणें हैं? नहीं, ये आभासी किरणें हैं। क्योंकि ये दोनों किरणें आभासी हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब जो बन रही है, प्रतिबिंब भी कैसा हुआ, आभासी हुआ। तो वस्तु जब O और F के मध्य हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं हम? पहला चीज यह है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है, वस्तु के पीछे। दूसरा कैसा बना, आभासी। तीसरा सीधा बन रहा है, और चौथा जो है बड़ा बन रहा है। देखिए जैसा वस्तु ऊपर रखा हुआ है ऐसे मुख्य अक्ष के, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है। अर्थात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हम नोट कर रहे हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमने कोई ऐसे रटने के उद्देश्य से या रटने वाले सिस्टम के आधार पर हम इसको नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से कैसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये चारों बिंदु जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला बिंदु स्थिति को बताना रहता है प्रतिबिंब को, तो स्थिति क्या है भाई कि वस्तु के पीछे बन रहा है। आभासी बन रहा है क्यों, क्योंकि ये दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सीधा बन रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखे हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बना। और बड़ा बन रहा है क्योंकि इसकी आकृति की तुलना में इसकी ऊंचाई काफी बड़ी है। तो ये पहला है, वस्तु को जब O और F के बीच में रखेंगे तो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वस्तु जब फोकस पर हो, अर्थात ये इस तरीके से, ये O है, ये F हुआ, ये 2F हुआ, ये इधर F फोकस है और ये हमारे पास 2F है। अब देखिए यहां बात क्या हो रही है कि वस्तु को हमने कहां रखा, फोकस पे रखा। वस्तु रखा हुआ है कहां, फोकस पे। वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसमें दो प्रकाश की किरणें फिर से बाहर निकलेंगी। सेम वही दो प्रकाश की किरणें बाहर निकालना जो इस जगह पर निकला है। पहला प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये इस तरीके से, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाता हुआ प्रकाश का किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा है प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से ही होकर चला जाएगा। अर्थात देखें आप इस पर कि ये वस्तु है, तो इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है। पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो फोकस को क्रॉस करके जा रहा है, और दूसरा प्रकाश का किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है तो बिल्कुल प्रकाशीय केंद्र को ही क्रॉस करते करते बाहर निकल गया। अब ये दो किरणें जो अपने को प्राप्त हो रही हैं, ये दोनों किरणें बिल्कुल एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर हैं। समानांतर किरणें हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इधर यदि हम उसको लेते भी हैं तो ये किसी भी कंडीशन पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मगर इन दिशा पर ये जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है धूल के कण कंकड़ इनसे वो टकराकर एक दूसरे के पास आकर हो सकते हैं किसी बिंदु पर इधर एक दूसरे को कट कर लें, और जिस बिंदु पर कट करेंगे वहां उसका क्या बनेगा, बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो मैं ऐसे ऐसे डैश डैश कर रहा हूं, ये डैश नहीं है, ये भी वास्तविक किरण नहीं है, क्योंकि यदि ये किसी धूल कण से यदि टकराएंगे तो प्रकाश की किरणें, जो बिल्कुल प्रकाश की किरणें इस प्रकार से पैरेलल आ रहे हैं, वो धीरे 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 इस प्रकार से मुड़ना 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 चालू हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो अब हम देख रहे हैं कि वहां
प्रतिबिंब का निर्माण किस स्थान पर हुआ, तो प्रतिबिंब का निर्माण वहाँ जिस बिंदु पर हो रहा है वो बिंदु को हम ऐसे देखते हैं। इनके बारे में जब आप बात लिखेंगे तो पहला इसका कमेंट है कि वस्तु जब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, क्योंकि वो पोजीशन हम नहीं जान रहे हैं। दूसरा देखो, दोनों वास्तविक किरणों के कटने से बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा उल्टा बन रहा है, और चौथा बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा, हाईली लास्ट बना, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसे करके यदि हम देखते हैं तो ये दो स्थिति के लिए, दो अलग अलग स्थिति के लिए वस्तु को हमने कहां रखा, तो उसके कारण प्रतिबिंब कहां निर्मित हो रहा है, ये कंडीशन को देखा। तीसरा कंडीशन है, देखिए कंडीशन एक एक करके आते जा रहा है। पहले हमने वस्तु को O और F के बीच में रखा था, दूसरे वाले में हमने वस्तु को कहां रखा, फोकस पे। तीसरी स्थिति में हम उसको F और 2F के बीच में रखेंगे। अब जब वस्तु को आप F और 2F के बीच में रखेंगे तब कैसा निर्मित होगा, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इधर वस्तु जब O और F न होकर, अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F व F के मध्य हो। ये तीसरी स्थिति तक हम ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं वर्क, बाकी तीन स्थिति आपको घर में बैठकर बनाना है। स्केल, पेंसिल, रूलर, डिवाइडर, इन सब का प्रयोग करते हुए। दिस इज F, दिस इज 2F, यहाँ भी ये F है, ये 2F है। हालांकि इनको F' 2F' से हम रिप्रेजेंट करते हैं सांकेतिक रूप से समझने के लिए केवल। अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, F और 2F के बीच में कहीं हमने रखा। अब इससे निकलने वाले प्रकाश की किरण फिर से दो होंगे कम से कम। अच्छा, दो किरण ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण हेतु कम से कम हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है कि किस बिंदु पर प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है। तो जिस बिंदु पर प्रतिबिंब निर्मित होगा तो उस बिंदु पर कटान होने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। अब इनमें से पुनः जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, पहला प्रकाश का किरण निकला वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, जो कि अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा प्रकाश का किरण प्रकाशी केंद्र से होकर आएगा। प्रकाशी केंद्र से आने वाला किरण इस प्रकार से प्रकाशी केंद्र से उतना ही कोण बनाते हुए चला जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां मिल रही है हम लोगों को, 2F के बाद, इस प्रकार से। अर्थात वस्तु को जब आपने F और 2F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां मिला हमको, 2F के बाद मिल रहा है। देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर काट रहे हैं, और जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु पर किसका निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो वस्तु को जब 2F और या F और 2F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या आप बातें कह सकते हैं कि पहला बात हुआ प्रतिबिंब के बारे में कि ये 2F के बाद बन रहा है, बियॉन्ड 2F। दूसरा क्या चीज बन रहा है हम लोगों का, सेम वही चीज रहेगा, वास्तविक बना, उल्टा बना और बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं बना मगर बड़ा बन रहा है, ऐसे इस प्रकार से ये तीन स्थिति हुई। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को प्रकाशी केंद्र से दूर लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब अनंत में था, अनंत से आया 2F के पहले, फिर आएगा 2F पर, फिर आएगा इन दोनों के बीच में, फिर आएगा फोकस पर। ऐसे करके इनका वेरिएशन होते रहेगा। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वस्तु को जब हम लेंस के रेस्पेक्ट में लेंस के पास ले जाते हैं या लेंस से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा, और वो लेंस दे देगा कि उत्तल दर्पण में क्या इफेक्ट पड़ता है, अवतल दर्पण में क्या इफेक्ट पड़ता है, उत्तल लेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और अवतल लेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चारों के लिए पूछा जा सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे तीन प्रकार की चीज़ों के लिए हमने अभी स्थिति को देखा, तो इसी प्रकार से पूरा छयों स्थिति को, बचे हुए तीन को तो आपको घर में बनाना है, ये आपके लिए वर्कआउट है। एंड बाकी जो चीज़ें उन सबको मिलाकर, छयों को मिलाकर एक कंबाइंड डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम का जो सार जो है, जो ब्रीफिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये टेबल के रूप में मिलेगा, और मैं आपको इसे चित्र के रूप में समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में याद रहें हमेशा।
और इसमें ये जो दूसरा स्थिति था, वस्तु जब फोकस पर हो, यही प्रश्न ही ACF 2017 पर पूछा गया है। तो आपको उसको ध्यान देना है, ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए पूरे जो 6 स्थिति हैं, इन 6 स्थिति के लिए हमें पूरे कंटेंट को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे हम पूरे 6 स्थिति के लिए? जैसे कि देखिए हम क्या करते हैं, एक लेंस हमने बनाया और इस लेंस पर इस प्रकार से हमने मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दिया। अब ये O है, ये हमारे पास फोकस हुआ, ये हमारा 2F हुआ, ये F डैश होगा, ये 2F डैश है। अब वस्तु की अलग अलग स्थिति हम रखते हैं। वस्तु की अलग अलग स्थिति, वस्तु को पहले हमने O और F के बीच में रखा, दूसरा हमने उसको फोकस पर रखा, तीसरा F और 2F के बीच में रखा, चौथा 2F पर रखा, पांचवा 2F के पीछे रखा और छठवां हमने उसको कहाँ पर रखा, अनंत पर रखा, इन्फिनिटी पे। मैं सबको नंबर दे देता हूँ, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर हुआ और ये हम लोग का छठवां नंबर हुआ। 1 to 6। पहले नंबर पे क्या है कि वस्तु O और F के बीच में है, दूसरा फोकस पर है, तीसरा है F और 2F के बीच में है, चौथा फोकस पर है, पांचवा 2F के पीछे है और छठवां जो है हम लोग का अनंत में है। पहले कंडीशन को छोड़कर बाकी पांचों के लिए जो प्रतिबिंब है किस प्रकार से बनेंगे, तो उन प्रतिबिंब को हम इस प्रकार से देखते हैं। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। इस प्रकार से ये दूसरे नंबर का वस्तु है तो ये दूसरे नंबर का क्या बन गया, प्रतिबिंब बना। जब F और 2F के बीच में वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब 2F के बाहर बनेगा, ये तीसरा नंबर हुआ। जब आप वस्तु को कहां रखेंगे, 2F पर रखेंगे चौथे नंबर पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F पर ही बनेगा और समान आकार का। जब 2F से पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनेगा, एवं जब उसको अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पर बनेगा, छोटा सा, ये इस प्रकार से। तो अब आप देखिए ये जो 5 स्थिति थी, कहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो 5 स्थिति थी, फोकस 2F के बीच में, 2F पर, 2F के पीछे और अनंत पर, तो उनके लिए ये 5 प्रकार के हमारे स्थिति हो गए, 2, 3, 4, 5 और ये 6। आप देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज पोजीशन बता दिया गया है। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो जस्ट अपोजिट है। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये पहले 2 स्थिति के लिए हो गया। अब बच गए ये 3। F और 2F के बीच वस्तु रखेंगे तो 2F के बाद में प्रतिबिंब बनेगा, और इधर यदि 2F के बाद में वस्तु रखेंगे तो F और 2F के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये दोनों के लिए भी हो गया। अब आता है केवल 2F। 2F पर रखेंगे तो 2F पर बनेगा और समान आकार का बनेगा। ये बिल्कुल ये 5 स्थिति या 6 स्थिति सेम वैसे ही है जैसे कि हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था। अंतर यह था कि दर्पण में प्रकाश की किरणें पार होकर नहीं जा सकती, इसलिए पूरे के पूरे प्रतिबिंब इस तरफ बनते थे। अर्थात इसको यहां से उठा के आप इसमें क्या कर दो, कॉपी कर दो, इसके जस्ट नीचे में, वो एज इट इज ही वैसा बनता था। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश की किरणें पार होकर नहीं जा पाती थी, इसमें प्रकाश की किरण पार होकर चली गई, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बन गया। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि पहले नंबर का प्रतिबिंब कहां बनेगा। पहला नंबर मतलब ये है, ये इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बनता है, तो वस्तु के पीछे हो सकता है किसी भी बिंदु पर बने, तो ये हरे कलर के से मैंने डैश डैश लाइन में कर दिया। ये पहला नंबर का वस्तु है तो पहला नंबर का हो गया। तो देखिए अब इसको आप देखेंगे एक एक करके, ये जितने भी जो है इसकी ऊंचाई देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ऊंचाई घटते हुए, और ये पूरे के पूरे कैसे प्रतिबिंब हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहे हैं आपको, वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है, फिर बड़ा बन रहा है, फिर समान आकार का बना, फिर छोटा बना, फिर बहुत छोटा बना।
सब के सब प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं, और सब के सब कैसे हैं, वास्तविक है। तो पुनः एक बार हम इस चीज को सिद्ध करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। रियल इमेजेस फॉर्म ऑलवेज इन्वर्टेडली। और ये बस जो एक कंडीशन है, ये पहला नंबर, यही एक आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है, ये इस प्रकार से। ये जो था, ये विभिन्न वस्तुओं की स्थिति के कारण उनके प्रतिबिंब की स्थिति, उनकी प्रतिबिंब की प्रकृति, ये पूरा का पूरा जो है कंटेंट इस एक डायग्राम से क्या हो गया, समझ गए। मगर इसमें एक बात ये पूछा जा सकता है कि जैसे देखिए, वस्तु को जैसे जैसे आप लेंस से दूर कर रहे हो, प्रतिबिंब अनंत से लेंस की ओर आ रही है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है लेंस को लेकर कि वस्तु को आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो, तो प्रतिबिंब का मोशन भी किस प्रकार से हो रहा है करके। तो ऐसे करके ये जो कंटेंट देखा, ये हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है, अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात किया। अगली क्लास में हम कॉनकेव लेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, और कॉनकेव लेंस के ऊपर चर्चा करने के बाद दोनों लेंस के उपयोग की हम बात करेंगे। धन्यवाद।